हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम बिपरजोय चक्रवात के बारे में अध्ययन करेंगे जो गुजरात में और राजस्थान में बहुत ही तांडव मचा रखा है। तो ये बिपरजोय वास्तव में क्या है, ये इसका नाम बिपरजोय क्यों दिया गया है और ये कहाँ उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे ये आगे बढ़ता है और इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। तो बिपरजोय चक्रवात है, मतलब आपको पहले बिपरजोय, ये बिपरजोय नाम क्यों दिया गया और ये बिपरजोय नामकरण किसने किया है, ये बिपरजोय नामकरण बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। ओके, बिपरजोय का शाब्दिक अर्थ, बिपरजोय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है आपदा। क्या है? आपदा। बिपरजोय का शाब्दिक अर्थ है आपदा। ओके, चलो अब रही बात है ये बिपरजोय मतलब चक्रवात। ये चक्रवात कैसा था? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। कैसा था? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ओके, कौन सा चक्रवात था? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। ओके, चलो पूछा भी जा सकता है। अब ये कहां कहां बन सकता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात? पहली बात तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। ओके, अक्षांशों के मध्य बन सकता है। ओके, 5 से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं। ओके, चलो अब रही बात है अपना बिपरजोय चक्रवात कैसे उत्पन्न हुआ। तो अब मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिए कैसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कि मान लीजिए ये पूरा ही समुद्र है जो पानी से भरा हुआ सागर है। ओके, अब यहाँ क्या होता है कि जब यहाँ से जो नमी ग्रीष्म काल में ये उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय अधिकतर ग्रीष्म काल में ही उत्पन्न होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो नमी होती है ना, वह नमी क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। नमी क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। और नमी के ऊपर उठ जाने के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाती है? गर्मी। क्या उत्पन्न हो जाती है? गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। और यदि तापमान बढ़ जाता है तो वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? नम है ना, हवा ऊपर उठी है तो ऊपर क्या हो जाएगा? वायुदाब ज्यादा, वायुदाब अधिक हो जाएगा और तापमान कम हो जाएगा। ऐसा होगा ना मामला। चलो, तो यहां पे क्या हो गया कि यहां पे हो गया निम्न वायुदाब, कम वायुदाब का क्षेत्र, और इनके चारों ओर ये क्या होती है? अपने सम वायुदाब की रेखाएं होती है। ओके, अब यहां वायुदाब कम है, ये नम हवा ऊपर उठती गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऊपर की ओर हवा क्या है? नम है। इसका मतलब वायुदाब क्या है? कम है। ठीक है ना, वायुदाब ज्यादा है, तापमान कम है। सॉरी। ओके, अब रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा, वायुदाब कम। यहाँ पे वायुदाब ज्यादा, तापमान कम। तो हमेशा पवन या हवाएं कहां से चलती है? अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। इसका मतलब बाहर से अंदर की ओर। इसका मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या चक्रवातों के अंदर जो हवाएं होती है वो हवा हमेशा बाहर से अंदर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर चलती है। इसका मतलब यहाँ पे निम्न वायुदाब, यहाँ पे उच्च वायुदाब हो गया। ओके, चलो अब ये हवाएं ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये भूमध्य रेखा। ओके, चलो मान लेना है, और यहां से अपना चलती है मकर कर्क रेखा, और इसके नीचे चलती है आपके 37.5 डिग्री मकर रेखा। ओके, चलो ये कर्क रेखा और ये हो गया आपके मकर रेखा। ओके, और ये हो गया आपके भूमध्य रेखा। ओके, मान लेना
अब रही बात है इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ये पवनें होती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज ये चलती है। ओके, परिधि से अंदर की ओर कैसे चलती, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त कभी नाम आ जाए ध्यान रखना। ये कहता है दक्षिणावर्त और वामावर्त, तो इसका ध्यान रखना। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है तो वो है दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चल इसका मतलब बाहर से अंदर की ओर चलती है। ओके, ये है उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर घड़ी की सुई की दिशा के अंदर है तो वायुदाब कम ही रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए वायुदाब कम है, उनके चारों ओर ये क्या है, सम वायुदाब रेखा है, तो इसके अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ओके ये चलेगी। ऐसे पौने बाहर से अंदर की ओर आएगी। ओके, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूं और ये है उत्तरी गोलार्ध की। ओके, ध्यान रखना है आपको, उत्तरी गोलार्ध। ओके, तो दक्षिणावर्त कैसे चलती है पौने, दक्षिणावर्त, आपको ध्यान रखना है। ओके, चल अब अपना बीपड़ जो आया है, ये बीपड़ जो कहां उत्पन्न हुआ, बीपड़ जो यहाँ अरब सागर में उत्पन्न हुआ। ओके, मान लीजिए अरब सागर में यहाँ उत्पन्न हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता गया। ओके, ये कैसे चलता गया, एंटी क्लॉकवाइज की पौने चलती गई। और इसका जो ये होता है ना निम्न वायुदाब का केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं। ओके, और ये इसके बीच में है। मैंने आपको देखो कोई भी पवन की हवा यहाँ पे नहीं दर्शाई, मतलब यहाँ का आकाश क्या होता है, मेघ रहित होता है। ओके, यहाँ पे बादल वगैरह नहीं होते, एकदम साफ होता है और वर्षा भी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। चक्रवात के केंद्र में बरसात नहीं होती है और आकाश भी क्या होता है, साफ रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पे मान लीजिए उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम की ओर इधर से खिसकता गया और खिसकते खिसकते ये केंद्र बिंदु कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब जब ये बीफड़ जो यहाँ पे आया तो जैसे ही तट से टकराता है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रही है, आकार में बहुत ज्यादा। ये आकार में कैसे होते हैं, वी आकार का हो सकता है, गोलाकार हो सकते हैं और ये अंडाकार भी चक्रवात हो सकते हैं। ओके, चलो अब जैसे ही इसकी व्यास कितना होता है, व्यास होता है 80 से 300 किलोमीटर व्यास होता है। इतना बड़ा ये सागर के अंदर ये चलता है, पानी के साथ में बहुत भयंकर चलता है ये। इसकी स्पीड पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब सागर के अंदर। ओके, चलो स्पीड लगभग 150 किलोमीटर पर ओवर हो सकती है और कम से कम इसकी होती है 32 किलोमीटर पर ओवर। ओके, ये आपको ध्यान रखना, सामान्य सी बात। भयंकर होते हैं, विनाशकारी होते हैं। जैसे ये तट से टकराते हैं तो उससे पहले बरसात हो जाती है, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु है ना, ये केंद्र बिंदु तट पर पहुंचने से पहले जो ये पवने होती है ना, पवने, और इस पवनों के साथ में या तो बादल ही तो होते हैं, तो ये पवने पहले ही अपने इस क्षेत्र के अंदर घुस आती है और तेज हवाओं के साथ, बादलों के साथ क्या करती है, बरसात कर देती है। ओके, और बरसात करने के बाद में ये मेन केंद्र बिंदु आता है तो वहां बरसात नहीं होती है, रुक जाती है। ओके, फिर वापस ये केंद्र बिंदु आगे निकलता है, जब ये पवने वापस आती है तो और वो बरसात करके जाती है। लेकिन जब इन ये तट से टकराते हैं तो इसकी गति है वह कम हो जाती है, मतलब ये चक्रवात है वो सागर और तट से टकराते हैं तो वहां पर कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है जैसे जैसे ये तट की ओर बढ़ता जाता है तो ये चक्रवात कमजोर होता जाता है। ओके, चलो अब जैसे जैसे अंदर जाएगा वह कमजोर होता जाएगा, तेज हवाएं चल रही है वह धीरे 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 कम हवाओं में बदलती जाती है। ओके, मतलब क्षीण होती जाती है। ओके, चलो तो ये अपना था बिपरजॉय चक्रवात जो गुजरात में अधिकतर नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कच्छ की रण में ये कच्छ के रण में टकराया था। ओके, चलो और राजस्थान में तो फिर
इसके नजदीक है तो वहां उसका प्रभाव तो दिखना तय ही है, क्योंकि ये हवाएं बहुत ही 200-300 किलोमीटर के अंदर चलती है। मेन बिंदु आने से भी 200-300 किलोमीटर आगे चलती है। चलो ठीक है, चलो ये अपना था बिपरजॉय चक्रवात। तो ऐसे कैसे देखो, आपने नाम सुना होगा, टाइफून है, हरिकेन है, ये भी चक्रवात कैसे है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही है। ओके, अब आपने नाम देखा होगा, भूमध्य रेखा पर कभी भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर कौन सा बल नहीं है, कॉरियोलिस बल नहीं है, फेरल का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना। इस कारण से भूमध्य रेखा पर कभी भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या तूफान नहीं आते हैं। चलो फिर मिलते हैं एक ऐसे और नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।